हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम जो फॉर्मूले थ्योरी और आइडेंटिटी की वीडियो का पार्ट 3 देखेंगे। और अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। और अभी तक जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है वो इस सीरीज़ का पहले दोनों पार्ट देखें। और 9th और 10th के जो GV SSS भारत नगर के बच्चे हैं उनको अपनी नोटबुक में इन सभी फॉर्मूलों को लिखना ज़रूरी है। ओके बच्चों, 9th A 9th B 10th A 10th B के सभी बच्चों को लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आप ही के पर्पज़ से बनाई है। इसमें मैंने अभी तक वर्कशीट 20 तक के जितने भी थ्योरी या फॉर्मूले मुझे इम्पोर्टेंट लगे थे या एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, उनको मैंने सभी को शामिल कर लिया है। तो इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए आज के चैप्टर में हम क्या देखेंगे। तो आज के जो वीडियो का पार्ट 3 है इसमें अभी हम देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या देखेंगे बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन देखिए। इसमें क्या दिया गया है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो इस प्रकार बने कोण शीर्षाभिमुख या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। यदि दो लाइंस एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती है तो उनके द्वारा बने हुए एंगल क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे इस एंगल के सामने का एंगल ये हो जाएगा और इस एंगल के सामने का एंगल ये हो जाएगा। ये दोनों एंगल कैसे होंगे? ये दोनों एंगल बराबर के होंगे। जैसे यदि ये 75 डिग्री का दिया गया है तो ये भी कितने का होगा? 75 डिग्री का। यदि ये 60 डिग्री का दिया गया है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा, आमने सामने के कोण क्या कैसे होंगे? बराबर होंगे। ओके बच्चों, जैसे मैंने इसमें समझाया है, ये दो लाइन हमें दी गई है, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल 1 के अपोजिट एंगल 3, एंगल 4 के अपोजिट एंगल 2। देखिए अभी इसमें दिया गया है एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4। ये हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए सरल रेखा कोण या लीनियर पेयर एंगल। सरल रेखा कोण या लीनियर पेयर एंगल क्या होता है बच्चों? जब दो एंगल का सम 180 डिग्री या 180 डिग्री हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। यहाँ पर हमें कौन कौन से एंगल दिए गए? एंगल 1 और एंगल 2 180 डिग्री है, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 एंगल 4, एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 3 और एंगल 4। ये सभी कैसे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके लीनियर पेयर एंगल। क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 का मान कितना है? 180 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 3, इधर देखिए एक बार मैं इसको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। लीनियर पेयर एंगल या सरल रेखा कोण, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। और एंगल 1 और एंगल 4 की सम कितना है? 180 डिग्री। इसलिए ये कैसे एंगल हो गए? लीनियर पेयर एंगल या सरल रेखा कोण। ओके बच्चों, अब देखिए संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे कहते हैं? जैसे इसमें हमें बताया गया है कि जब दो लाइन को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करे, जब दो लाइंस को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसके एक ही और बने एंगल कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके बच्चों, जैसे यहाँ पर बने हुए एंगल का मान यहाँ पर बने हुए एंगल के बराबर होगा। ओके बच्चों, और ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के
बराबर होगा। तो ये कैसे एंगल हो गए? करेस्पॉन्डिंग या संगत कोण। अब देखिए जैसे मैंने इसमें बताया गया है कि एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 1 और एंगल 6 देखिए बच्चों, एंगल 1, एंगल 6, एंगल 2 और 5, 7, 3, 4, 8, 7, 3, 4, 8। जैसे 1 को तो 6 के और 8 को 4 के बराबर बताया गया है। ओके, अब देखिए बहुभुज या पॉलीगॉन क्या होता है। बहुभुज या पॉलीगॉन होता है लाइन सेगमेंट से क्लोज शेप को बहुभुज कहते हैं। लाइन सेगमेंट से क्लोज शेप को, इसका मतलब रेखाखंड से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं बच्चों? पॉलीगॉन या बहुभुज। पॉलीगॉन या बहुभुज का वर्गीकरण उनकी साइड के नंबर के अकॉर्डिंग किया जाता है, भुजाओं के आधार पर किया जाता है। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज में कितनी भुजाएं है? 3 भुजाएं। चतुर्भुज, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं। षटभुज में कितनी भुजाएं होती है? 6 भुजाएं। पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है? 5 भुजाएं। तो इसमें कहा गया है कि बहुभुजों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? भुजाओं या साइड के आधार पर किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है, ये दोनों कैसे है? बहुभुज है। अब इसमें एक उदाहरण आप ये लिख सकते हो, 4 भुजाएं, चतुर्भुज, एक ये हो गया त्रिभुज, 3 भुजाएं, ये क्या हो गया? षटभुज, 6 भुजाएं हो गई। ओके बच्चों, इस तरीके से आप इनमें लिख सकते हो एग्जाम्पल। अब देखिए, अब भुजाओं की लंबाई एवं कोणों के आधार पर क्या दिया गया है? त्रिभुजों का वर्गीकरण। ओके बच्चों, अब देखिए पहले हम भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण देखेंगे। भुजाओं की लंबाई, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई असमान है तो उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो? असमान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यदि 2 भुजाओं की लंबाई समान होती है तो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की लंबाई समान होने पर क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ओके बच्चों, अब देखिए तीनों भुजाओं की समान लंबाई होने पर एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो उसे क्या कहते हैं बेटा? समबाहु त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ओके, अब देखिए ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल तो उसे क्या कहेंगे? स्केलेन ट्राइंगल। उसे क्या कहते हैं? स्केलेन ट्राइंगल। यदि 2 साइड्स आर इक्वल तो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसे क्या कहते हैं? 2 साइड्स आर इक्वल को आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके बच्चों, यदि 3 साइड्स आर इक्वल तो उसको क्या कहते हैं? उसे बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखिए ये तो हो गया हमारे भुजाओं के आधार पर। अब हम देखेंगे किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। देख मैं एक बार मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ऑन रखें, क्योंकि मैं आपके लिए जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ। लेकिन अभी स्कूल में क्लास लगने के कारण या कुछ एक्स्ट्रा लोड होने के कारण मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसका एक यही विशेष कारण है। लेकिन जब भी बनाऊँगा आपके हित में के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँगा और कोशिश करूँगा दिनों दिन और उसे बेहतर बनाने की वीडियो को, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए हमने साइड्स के बेस पर देख लिया। अब बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? एंगल के आधार पर भी त्रिभुज हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 प्रकार का होता है। अब देखिए प्रत्येक कोण न्यून कोण, एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? न्यून कोण, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्राइंगल। उसे क्या कहते हैं बेटा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मतलब एवरी एंगल बिलो 90 डिग्री उसे कहते हैं। प्रत्येक एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं? एक ऐसा ट्राइंगल जिसका
एक एंगल 90 डिग्री हो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री या समकोण हो, 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं समकोण ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब देखिए इसके बाद एक कोण अधिक कोण हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे क्या कहते हैं अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल। ओके बच्चों, यदि एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों एंगल क्या हो 90 डिग्री से छोटे तो उसे क्या कहते हैं एक्यूट एंगल या न्यून कोण। यदि एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और यदि एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण। अब देखिए इसके बाद में हम देखेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज के से रिलेटेड कुछ क्या है हमारी प्रॉपर्टी जिसे हम बोल सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज। क्या है समलंब चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। क्या होता है, साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है। ओके बच्चों, अब देखिए समलंब चतुर्भुज में हमने देख लिया भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज, सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर होती है। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण क्या करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये क्या हो गई बच्चों, ये मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ क्वाड्रिलेटर की। अब देखिए, अब हम देखेंगे आयत। आयत में क्या होता है, आयत में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण समांतर चतुर्भुज के सभी गुण प्रत्येक कोण समकोण और विकर्ण बराबर माप के होते हैं। आयत के क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के तो सभी गुण होते हैं, जैसे भुजाएं आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, पैरेलल और इक्वल होती है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और क्या होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है और विकर्ण बराबर माप के होते हैं। ओके, अब देखेंगे हम अगला समचतुर्भुज। अब क्या देखेंगे हम, समचतुर्भुज, उसके बाद वर्ग। अब देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज के तो सभी गुण होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज के गुण कौन कौन से होते हैं वो हमने अभी देखे थे। तो इन सभी गुणों के अलावा क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है। विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए वर्ग। वर्ग में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज आयत समचतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। ऊपर जो बातें बताई गई है वो सभी बातें किस में होती है बच्चों, वो सभी बातें हमारे वर्ग में होती है। अब देखिए, अब हमारा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ द टू वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है। तो दो चर से मतलब क्या होगा, एक चर हमें x दिया गया होगा, दूसरा चर हमें y दिया गया होगा, या एक चर हमें a दिया गया होगा, दूसरा चर b दिया गया। चर कोई सा भी पद हो। अब जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। यहाँ पर x और y दो अलग अलग चर दिए गए हैं और a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनके क्या है, कोफिशिएंट या गुणांक है। ये क्या है, इनके कोफिशिएंट या गुणांक है। ओके बच्चों, अब देखिए यदि हमें दो इक्वेशन दी गई है, अब यदि इन इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो बच्चों देखिए, इनके सॉल्यूशन निकालने की तीन कंडीशन होती है। एक बात ध्यान रखना, इन कंडीशनों में से 100% आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा। आपकी एग्ज़ाम में 100% बोल रहा हूँ, 100% यदि क्वेश्चन नहीं मिले तो मेरा चैनल देखना छोड़ देना, वीडियो। ओके, इसलिए मैं सभी से बोल रहा हूँ कि इन जो हमें तीन कंडीशन दी गई है, कौन कौन सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड,
और इनको मैंने यहाँ पर फिर समझाया है, तो इनको बहुत अच्छे से समझ लेना। इस पेज में से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हो सकता है 4-5 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए MCQ जब आपका टर्म फर्स्ट होगा उसमें। इसलिए इस पेज को ज़रूर समझें। और मैं तो ये कहता हूँ इस पेज को देखने के बाद वीडियो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दें। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई होगी, तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए देखिए केस फर्स्ट। केस अभी मैंने क्या बताया था, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 क्या है, वो वेरिएबल, K क्या है, गुणांक है, और C1 C2 क्या है, अचर पद है। A1 B1 A2 B2 क्या है, गुणांक, कोफिशिएंट है। अब यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के हो, मतलब A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है। यदि इसके बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं कैसी होगी, नहीं होने पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और केवल एक हल होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और रेखाएं कैसी होगी, इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होने पर क्या करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद और केवल एक हल होगा। अब देखिए अगला, यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के होने पर रेखाएं संपाती होगी। रेखाएं कैसी होगी, कॉन्साइड लाइन होगी, और अनेक हल होंगे। कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे बच्चों, मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब देखिए केस थर्ड, यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 के हो, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 होने पर रेखाएं कैसी होगी, समांतर या रेखाएं पैरेलल होगी और कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। आपसे यदि, जैसे मैं अभी बता देता हूँ कि 7x + 8y + 9 और 11x + 9y + 13, ये जैसे हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो हम क्या देखेंगे, 7x + 8y + 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 11x + 9y + 13 इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में x y के गुणांक की तुलना करेंगे। जैसे यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 7 अपॉन A1/A2, A2 का मतलब इक्वेशन सेकंड में x का गुणांक, A1 का मतलब इक्वेशन फर्स्ट में x का गुणांक, और A2 का मतलब इक्वेशन सेकंड में x का गुणांक। तो A1 मतलब 7, x का गुणांक, यहाँ पर y का गुणांक, यहाँ पर अचर पद। तो A1/A2 क्या है बच्चों, 11 इक्वल टू B1 क्या है, 8 है। B1 क्या है, B1 का मतलब y का गुणांक, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 8 अपॉन B2 क्या है बच्चों, y2 का गुणांक, तो कितना दिया गया है, 9। यहाँ पर कितना दिया गया है, 9। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2, यहाँ पर 7/11 बराबर 8/9। क्या ये बराबर है दोनों, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर ये काट देंगे। इसका मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यदि यह कंडीशन दी गई है तो क्या होगा हल बच्चों, केवल एक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, केवल एक सॉल्यूशन या एक हल होगा। ये हमारी जो कंडीशन होगी, और रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। यदि हमारी कोई 2 इक्वेशन दी गई है और उनके गुणांक बराबर हो, जैसे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, जैसे 1/2 1/2 यदि उनको सॉल्व करने पर आ जाए तो रेखाएं कैसी होगी, संपाती और अनेक हल होंगे। यदि कुछ इस तरीके से दिए गए हो कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू 3/4, तो इसका मतलब A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 किसके बराबर नहीं है, C1/C2 के। तो ये हमारी कंडीशन नंबर 3 बन जाएगी। और ये क्या होगा, होने पर रेखाएं संपाती होगी, समांतर पैरेलल होगी, और कोई हल नहीं होगा। और क्या होगा बच्चों, कोई हल नहीं होगा। अब देखिए, जैसे
मैंने इसमें समझाया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। अब यदि हमें केस नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, यदि हमारे a1/a2 नॉट इजकल टू b1/b2 के हो, तो a1/a2 का गुणांक या a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं हो तो दोनों रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेद रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये तो क्या होगी, रेखाएं। और हल या सॉल्यूशन कितने होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। ओके बच्चों। और रेखाएं दोनों इंटरसेक्टिंग या प्रतिच्छेद करेगी तो ग्राफ कैसा उनको कैसी होगी, वो इस तरीके से करेगी दोनों को प्रतिच्छेद। ये क्या हो गया उनका, एक तरीके से दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। अब यदि देखें केस नंबर सेकंड, यदि a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2 तो रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं समपाती रेखाएं होगी। और हल कितने होंगे, अनेक हल या मैनी सॉल्यूशन। तो कुछ इस तरीके से दोनों लाइन होगी, जैसे एक लाइन और इसके ऊपर ही दूसरी लाइन, जैसे यहाँ पर दिया गया है। पहले रेड पेन से लाइन खींची थी, फिर उसके ऊपर ब्लू पेन से खींची थी, मतलब एक दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर। तो क्या होगी वो, कॉन्साइड लाइन या संपाती रेखाएं। हल कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए कंडीशन नंबर 3, a1/a2 इजकल टू b1/b2 नॉट इजकल टू c1/c2 के हो तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर और कोई हल नहीं होगा। दोनों रेखाएं कैसी है यहाँ पर, समांतर और कोई हल नहीं दिया गया। ओके बच्चों। अब देखिए अगले फॉर्मूला। अब देखिए हमारा अगला फॉर्मूला क्या है इस वीडियो का लास्ट पेज है ये, और मैं चाहूँगा कि इसको सभी बच्चे बहुत आसानी से समझें। अब देखिए कॉन्ग्रेंसी या सर्वांग समता के ऊपर हम बात करेंगे। यदि जैसे 1 रुपये के 2 सिक्के हैं या 5 रुपये के 2 सिक्के हैं, ओके बच्चों, या फिर एक ही समान लंबाई के 2 बोर्ड है, तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे 1 रुपये के दोनों सिक्कों की लंबाई और चौड़ाई हो या मोटाई हो बराबर होती है, 5-5 रुपये के दोनों सिक्कों की बराबर होती है। या एक ही लंबाई चौड़ाई के 2 बोर्ड लिए जाए और एक ही वजन के, तो क्या होगा, वो भी बराबर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, सर्वांग समता क्या होती है बच्चों, सर्वांग समता होती है जैसे हमारे पास 2 हाथ है, दोनों हाथों की हथेली हमारे, तो इनको यदि हम ऊपर नीचे रख ले तो कैसा लगता है, जैसे एक ही हाथ हो। तो सर्वांग समता या कॉन्ग्रेंसी क्या होती है कि ऐसी शेप जिनकी शेप और साइज क्या हो, बराबर हो। शेप और साइज मतलब आकार और माप समान हो। ऐसी आकृति जिनके आकार और माप समान हो उन्हें सर्वांग सम आकृति कहते हैं। उन्हें कैसी आकृति कहते हैं, सर्वांग सम। जैसे मैंने उदाहरण दिया, 1 रुपये के 2 सिक्के, 3 सेंटीमीटर लंबाई के 2 त्रिभुज, ओके। तो इसमें आगे क्या दिया गया है कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं लंबाई में बराबर हो तथा उनके संगत कोणों का माप बराबर हो। 2 त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे, जब उनकी संगत भुजाएं बराबर और संगत कोणों का माप बराबर हो। यदि त्रिभुज की कॉन्ग्रेंसी के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, मैंने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है क्लास में। यदि मैंने क्वेश्चन पूछा कि कितनी प्रॉपर्टी होती है, तो ध्यान रखना सभी को, 4 प्रॉपर्टी तो मेन होती है। कितनी प्रॉपर्टी होती है, 4 प्रॉपर्टी हमारी मेन है। तो उन कौन कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, देखिए, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, और राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो ये 4 प्रॉपर्टी होगी। ओके बच्चों। अब देखिए परिमाप या पेरीमीटर क्या होता है। मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ कि परिमाप या पेरीमीटर क्या होता है। जैसे आपके पास ये एक आयत या रेक्टेंगल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यदि इसको यहाँ से तोड़ ले और इसको यदि यहाँ से नापना स्टार्ट करें, इधर से नापा, इधर से नापा, ये नाप लिया, तो ये क्या होगा, इसकी टोटल लंबाई हो गई। टोटल लंबाई कितनी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। इसे क्या कहते हैं बच्चों, पेरीमीटर। जैसे हमें क्या दिया गया है डेफिनेशन, किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर, सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाती है। जैसे आपने खेत देखा होगा, खेत की बाउंड्री
बाउंड्री यदि चलो तो उसकी टोटल कितनी लंबाई है उसे क्या कहते हैं, पेरीमीटर। ओके बच्चों, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके बच्चों, ये फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। ओके बच्चों, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ओके, और त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तीनों भुजाओं के मापों का योग। ओके, तो ये हो गया आयत, वर्ग और त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप के सूत्र। तो सभी बच्चों को ये याद होने चाहिए 100%। अब देखिए आगे, अब देखेंगे हम कि बहुपद या पॉलिनोमियल क्या होता है। बहुपद या पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे चर व अंकों के एक से अधिक पदों का बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद या पॉलिनोमियल। जैसे आपको चर पद दिए गए हो x और अचर पद या अंक जैसे 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई z। तो जैसे यहाँ पर चर पद क्या है x और कांस्टेंट क्या है, और या फिर संख्या या नंबर क्या है 3। तो इसको जब x मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x। यहाँ पर अंक क्या है 3, चर पद क्या है y, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y। यहाँ पर चर पद क्या है z और अंक क्या है 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5z। तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी क्या हो गए बच्चों, एक बहुपद हो गए। कि चर पद व अंकों के एक से अधिक पदों का बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात होती है चर की सबसे बड़ी घात। चर पद की सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं, बहुपद की सबसे बड़ी घात। जैसे हमारे पास यहाँ क्या दिया गया, एक बहुपद दिया गया है एग्जाम्पल में x4 + 3x³ + 1। यहाँ पर चर पद क्या है x की मैक्सिमम घात क्या है, यहाँ पर हमें 4, 3, यहाँ पर 0। तो मैक्सिमम घात का है 4। तो ये कितने घात का बहुपद है बच्चों, 4 घात का बहुपद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अब देखिए बहुपद के शून्यक, चर संख्या के जिस मान से बहुपद का मान शून्य हो जाए। चर संख्या के जिस मान से बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं, बहुपद के शून्यक या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास यहाँ ये क्वेश्चन होता है कितने जीरोज, एक्स अक्ष की कोई बहुपद दी गई, कितने जीरोज होंगे, तो ये एक्स अक्ष को कितनी बार टच करेगी, 1, 2, 3, 4। तो कितने जीरोज हो गए इसके, 4 जीरोज। ओके बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जितनी बहुपद की घात उतने शून्यक या उतने ही क्या होते हैं बच्चों, हल होते हैं। उतने ही शून्यक उतने ही क्या होते हैं, हल होते हैं। ये हो गए बहुपद की घात और बहुपद के शून्यक। अब देखिए द्विघात बहुपद का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c, जहाँ a ≠ 0 होगा। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यदि बहुपद के शून्यकों का योग निकालना है तो क्या होगा, -b/a माइनस। अब देखिए यहाँ पर b क्या है, b यहाँ पर x का बहुपद, और a क्या है x² का गुणांक। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², और c क्या है, अचर पद। तो बहुपद के शून्यकों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, -b/a, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -x अक्ष का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ओके, अब देखिए बहुपद का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a। c क्या बताया था मैंने अभी, अचर पद। a क्या है, x² का गुणांक। तो एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक द्विघात बहुपद दे दिया जाएगा, उसका आपको पूछेगा बहुपद के शून्यकों का योग निकाले और बहुपद का शून्यकों का गुणनफल निकाले। तो शून्यकों का योग पूछे तो -b/a और गुणनफल पूछे तो c/a। तो b/a में हम क्या, ये फॉर्मूला, c/a में ये लगा के। ओके बच्चों, ओके, धन्यवाद बच्चों। अभी हम इस वीडियो में
इतना ही करेंगे और आगे इसका यदि पार्ट 4 आएगा इस सीरीज़ का तो उसमें आगे और बताएंगे। और अभी मैं टर्म फर्स्ट के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करवाऊँगा जो इम्पोर्टेंट है। और अभी आपकी क्लास में आपका सिलेबस चल ही रहा है जहाँ रियल नंबर और पॉलीगॉन नहीं हुआ, अभी पॉलिनोमियल हो गया है। और 2 टॉपिक तो हो गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लगभग कुछ पहले मैंने समझा दिया था और समझा देंगे। तो ऐसे ही मैं अभी सिलेबस करवा देंगे कंप्लीट, तो उसके बाद में फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, धन्यवाद बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।